हम जर्नलिस्ट लोग जो काम करते हैं इसमें बहुत कुछ है। हम चूँकि देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं, बड़े चैनल में हम लोग काम करते हैं, हमें बहुत सारी सहूलियत, बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है। हम कहीं शूट पर जाते हैं, हमें 5 स्टार होटल में ठहराया जाता है, हमें गाड़ियाँ मिलती हैं, हम देश विदेश ट्रैवल करते हैं, फ़्लाइट में जाते हैं, मतलब कहीं से कोई कमी नहीं है। लेकिन जो छोटे मोटे जगहों पे काम करते हैं, जैसे एक होता है रिपोर्टर, जर्नलिस्ट तो सभी होते हैं, छोटे मोटे जगहों पर अक्सर एक शब्द है स्ट्रिंगर। स्ट्रिंगर का मतलब ये कि आप उस कंपनी के फुल फ्लेज एम्प्लॉय नहीं हैं, आपको पर स्टोरी के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे और उनके पास कोई सहूलियत नहीं। ट्रैवल भी करना है तो उसी किलोमीटर को नाप कर पैसे मिलेंगे, पेट्रोल के भी पैसे मिलेंगे कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है। कुछ खतरा हो तो कोई सुरक्षा नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई बीमा नहीं है, जैसे हम लोगों के लिए इंश्योरेंस भी है। और फिर भी वो लोग काम करते हैं। और ये छोटे छोटे जगहों पे कई ये जो एक तो छोटा बड़ा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो कहते हैं ये जो छोटी छोटी जगहों के जर्नलिस्ट होते हैं, कई बार ये वो काम कर जाते हैं जो बड़े बड़े दिग्गज जर्नलिस्ट नहीं करते, शायद मैं नहीं कर पाऊँ। ऐसी एक जुझारू, जाबाज, ईमानदार, निडर जर्नलिस्ट की कहानी है ये। एक ऐसे जर्नलिस्ट की कहानी जिसकी मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। ये बात है, इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले एक इसी कहानी से जुड़ी हुई चीज़ से आपको सिर्फ इसकी शुरुआत करते हैं। 3 अप्रैल 2024 की बात है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है बीजापुर। बीजापुर के आसपास पूरा नक्सल प्रभावित एरिया है। इसी बीजापुर में नक्सलियों और पुलिस, सीआरपीएफ बल्कि उनके बीच में मुठभेड़ होती है। सीआरपीएफ की एक खास बटालियन है कमांडो की, जिसका नाम है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, शॉर्ट में कोबरा। तो इन्हें पता चला कि यहाँ पे कुछ नक्सली और उनके कैंप हैं बीजापुर में। सीआरपीएफ ने वहाँ धावा बोला। अब नक्सलियों और सीआरपीएफ के बीच मुकाबला हो रहा था। हमारे सीआरपीएफ के 22 जवान शहीद हो गए और उन्हीं में से एक कमांडो जिनका नाम राकेश्वर सिंह मनहास था, उन्हें नक्सलियों ने बंधक बना लिया। 22 जवान शहीद हो चुके हैं और 23वां नक्सलियों के अब कब्जे में है। और नक्सलियों के कब्जे का मतलब आप शायद वैसे नहीं समझ पाएंगे। जिस तरीके से नक्सली अपने बंधकों को मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, जिस बेदर्दी के साथ उनके अंग छत विछत, मतलब बताया नहीं जा सकता। तो अब डर यही कि उस 23वें के साथ क्या होगा। सीआरपीएफ, लोकल पुलिस, मुखबिर सब लग गए इस कोशिश में कि किसी तरीके से उसे बचाया जाए। कोई चीज़ काम नहीं आई। तभी लोकल पुलिस को याद आया कि एक लोकल जर्नलिस्ट है जो बड़े बड़े चैनलों में बतौर स्ट्रिंगर, फ्रीलांसर काम करता है और उसका नाम है मुकेश चंद्राकर। मुकेश चंद्राकर क्यों याद आया लोकल पुलिस को? क्योंकि उन्हें पता था कि मुकेश चंद्राकर वो जर्नलिस्ट है जो नक्सलियों के बीच अपनी पैठ रखता है। वो अपनी ईमानदारी से रिपोर्टिंग करता है, नक्सलियों की बात भी रखता है, उनके डिमांड भी रखता है। और वो उन चुनिंदा जर्नलिस्ट में है जो जंगलों में जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर नक्सलियों के बीच उनसे बात करता है, उनके इंटरव्यू करता है। और नक्सली भी कई बार उसे एक तरह से मीडिएटर बनाते हैं। तब लोकल पुलिस ने बताया सीआरपीएफ को कि एक बंदा है जो शायद इस बारे में कुछ मदद कर सके उस 23वें सीआरपीएफ के जवान और कमांडो को छुड़ाने में। मुकेश चंद्राकर तक ये खबर पहुंची। वो उस जंगल में गया बीजापुर के, जहाँ हर कदम पे पता नहीं कहीं आईडी है, कहीं सांप है, बिच्छू है, लैंड माइन्स है। लेकिन वो गया, उसने बातचीत की और 3 अप्रैल को वो किडनैप हुआ था। 10 अप्रैल 2024 को मुकेश चंद्राकर की वजह से नक्सलियों ने सीआरपीएफ के उस कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास को छोड़ दिया। बाकायदा तब वहाँ की पुलिस और ख़ुद सीआरपीएफ ने इस बात को बताया कि उस जवान की रिहाई में मुकेश चंद्राकर का सबसे बड़ा रोल था। ये था मुकेश चंद्राकर। नक्सल प्रभावित
इलाकों में काम करने वाला, रिपोर्टिंग करने वाला, जो अपने आप में किसी चैलेंज से कम नहीं है। ये वैसे ही है कि जैसे आप किसी टेररिस्ट के गढ़ में जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हो, ये किसी वॉर जोन में आप जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हो। और यहाँ तो उसका घर था चारों तरफ नक्सली। और मुकेश चंद्राकर की तो कहानी ये है कि जिस गांव में ये रहता था वहाँ बस्तर और बीजापुर के पास वो पूरा नक्सल प्रभावित, नक्सली हमला करते थे, गांव का गांव खाली हो चुका था। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए थे, एक बड़े भाई भी जर्नलिस्ट। बड़े भाई को देखकर मुकेश को लगा कि मुझे भी पत्रकार बनना है। उन्होंने उसे माइक पकड़ना सिखाया, उन्होंने उसे बोलना सिखाया, लिखना सिखाया, रिपोर्टिंग सिखाई। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 जनवरी को, यानी 2025 नए साल का पहला दिन। मुकेश के पास उसके ही एक कज़न का फ़ोन आता है और कहता है कि नया साल है, तुम एक चलो पार्टी करते हैं। मुकेश कहता है ठीक है मैं आता हूँ। उसका मुकेश चला जाता है। 1 जनवरी को मुकेश उस लास्ट कॉल पे बात करके गया, उसके बाद लौटा नहीं। अब 1 से 2 जनवरी की तारीख आ गई, मुकेश लौटा नहीं। घर वालों को फिक्र होने लगी, उसके भाई को फिक्र होने लगी, और उन्हें पता था वो जो काम करता है उसमें कदम कदम पर खतरा है। उसने बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया था। तो जब 1 जनवरी को लौटा नहीं तो 2 जनवरी को उसके भाई ने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई और कहा कि उसे ढूंढा जाए। अब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली और अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है। लेकिन पुलिस से ज़्यादा काम तो उस इलाके के रिपोर्टर ने किया, क्योंकि उन सब का चहेता था मुकेश चंद्राकर। उन्होंने खुद ही मुकेश के मोबाइल के लास्ट लोकेशन और पे उसके कहाँ पे किससे बात हुई ढूंढना शुरू कर दिया। और तभी उन्हें पता चला कि जो मुकेश के मोबाइल का लास्ट लोकेशन था वो बीजापुर में ही चट्टान पारा इलाके का दिखाई दे रहा था। सारे रिपोर्टर पुलिस के पास पहुंचे। रिपोर्टर पुलिस के बीच में थोड़ी सी गहरी दोस्ती भी होती है, मैं बखूबी जानता हूं मैं। तो सब गए, उन्होंने कहा कि सर चट्टान पारा में लोकेशन दिखा रहा है, आप प्लीज़ बाकी जगह ढूंढने के बजाय एक बार वहीं चलते हैं। अब पुलिस की टीम पहुंची, रिपोर्टर भी साथ में पहुंच गए। चट्टान पारा में जब गए तो वहाँ अब इतना बड़ा एरिया कहाँ, लेकिन चट्टान पारा में एक चीज़ देखकर हर एक रिपोर्टर की थोड़े से मतलब दिमाग घूमा, क्योंकि उस चट्टान पारा में सुरेश चंद्राकर नाम के एक ठेकेदार का फार्म हाउस था। सुरेश चंद्राकर रिश्ते में मुकेश का रिश्तेदार ही लगता था, शायद चाचा। अब वहां गया और वो फार्म हाउस और लास्ट लोकेशन उसी इलाके का और लगभग वहीं का। अब सब हर एक का माथा ठनका, क्योंकि हर एक को पता था कि मुकेश और सुरेश के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और उसकी वजह यह है कि इसी इलाके में कुछ वक्त पहले 52 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए 120 करोड़ 120 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट, एक ठेका सुरेश को मिला था, क्योंकि वो सरकारी ठेकेदार था। लेकिन वो 52 किलोमीटर की सड़क जो है 120 करोड़ में जो बननी थी, उसमें घोटाला। सड़क के नाम पर क्या मटेरियल क्या कुछ पता नहीं, मतलब जगह जगह पे गड्ढे ही गड्ढे। कागज़ पर तो सड़क है लेकिन असल में सड़क नहीं है। मुकेश ने रिश्ते की परवाह ना करते हुए उस पूरी सड़क की सही तस्वीर पूरे छत्तीसगढ़ को दिखा दी, कैमरे में रिकॉर्ड किया, जाकर स्पॉट पे शूट किया। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुंची। उसके बाद इंक्वायरी बैठा दी गई। अब इस इंक्वायरी का मतलब था कि इस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट होना ज़रूरी था। अब ये बात 120 करोड़ के ठेके का, जिसके पास ठेका हो उसके लिए तो गुस्सा दिलाएगा। और ये खबर सबको पता थी कि सुरेश को जो 120 करोड़ का ठेका मिला, उसकी सड़क की हालत की सच्चाई मुकेश ने अपनी रिपोर्टिंग में दिखा दी। और इत्तेफाक से उसके फ़ोन का आखिरी लोकेशन उसी जगह पर जहाँ पर सुरेश का फार्म हाउस। रिपोर्टर ने पुलिस से कहा कि सर फार्म हाउस के अंदर चलते हैं, चल के वहीं देखते हैं, शायद वहाँ से कुछ सच मिले। पुलिस की टीम अंदर जाती है। अंदर जाकर हर तरफ देखती है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। तभी कुछ रिपोर्टर की नज़र उस फार्म हाउस में एक बैडमिंटन कोर्ट बना था। उस बैडमिंटन कोर्ट के बराबर में एक सेप्टिक टैंक था। उन्होंने देखा कि उस सेप्टिक टैंक के इर्द गिर्द कुछ नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, कुछ सीमेंट और बिल्कुल ताज़ा। अब वहाँ सेप्टिक टैंक बिल्कुल सही सलामत, सब कुछ अच्छा, तो ये नया क्यों? दूसरा, सब रिपोर्टर जर्नलिस्ट हैं, आजकल बहुत सारी खबरें आती हैं, कहीं लाश सेप्टिक टैंक में डाल दिया, कहीं ज़मीन में दफना दिया, ऊपर से जो प्लास्टर कर दिया। तो उन्हें थोड़ा अटपटा लगा कि पूरा फार्म हाउस तो अपनी जगह ठीक है, ये बिल्कुल नया ताज़ा सेप्टिक टैंक के पास सीमेंटेड क्यों? सबने अपनी
जो उनका शक था पुलिस वालों से जताया। पुलिस को भी ये बात अजीब लगी। पुलिस ने तय किया कि ठीक है, इसकी खुदाई करते हैं। अब उसकी पूरी खुदाई की गई लाइव कैमरे पर। जब खुदाई की गई उसके बाद सेप्टिक टैंक के अंदर एक लाश निकलती है। वो लाश किसी और की नहीं, मुकेश चंद्राकर की थी। लाश की जो हालत थी उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए। जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जिस पर जख्म ना हो। तेज धार हथियार से काटे गए, पता नहीं लीवर से लेकर किडनी से लेकर हर चीज़ कटा फटा। मतलब जितनी बेदर्दी से किसी को मारा जा सकता है शायद उसी तरीके से मारा गया। अब जब लाश बाहर आई तो फार्म हाउस के मालिक को ढूंढा गया, पता चला सुरेश तो है नहीं। सुरेश के मोबाइल को टटोला गया तो पता चला कि वो हैदराबाद में लोकेशन दिखा रहा है। उसके बाकी भाई और कज़न 3 लोगों को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब उनसे पूछताछ हुई तो कहानी ये आई कि सुरेश नाराज़ था, जो ठेकेदार है। सुरेश चंद्राकर की नाराज़गी की एक और वजह थी। जब उसकी शादी हुई थी, सरकारी ठेकेदार, करप्शन इतना, उसने बहुत पैसे कमाए तो अपनी दुल्हन को वो उस इलाके में हेलीकॉप्टर पर लेकर विदा करके लाया था। अब गांव में छोटी जगहों पर ऐसी शादियों में दुल्हन हेलीकॉप्टर पर आ रही है, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। मुकेश ने मालूम था कि उसका रिलेटिव है, फिर भी इस खबर को अपने चैनल पर चलाया। उसका अपना एक यूट्यूब चैनल भी था, बस्तर जंक्शन के नाम से, उसने डाला। अब जाहिर है ऐसी खबर की एक छोटे से जगह पर एक छोटा सा आदमी दुल्हन को विदा कर चौपर पर ला रहा है तो तमाम चीज़ें आपके इनकम टैक्स से लेकर बाकी की भी निगाहें उठती हैं। सुरेश उसी दिन नाराज़ हो गया था मुकेश से कि ये मेरा भाई है, फिर भी देखो मेरी खबर को सार्वजनिक कर दी। तो ये दुश्मनी चली आ रही थी। फिर कई ऐसे ठेके टेंडर कई और उसने ऐसी चीज़ें बनाई और उसने हर एक को एक ही नज़र से देखा था मुकेश ने, तो उसके भी उसने पोल खोले। तो ये धीरे धीरे दुश्मनी बढ़ती गई और आखिर में जब 120 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 52 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए उसे मिला और उसने जो सड़क बनाई और दिखाई, वाकई उस सड़क में 50 से ज़्यादा तो गड्ढे थे 1 ही किलोमीटर के अंदर, और नई सड़क, वो भी 120 करोड़ की। तो उसने पूरी रिपोर्ट डिटेल में छापी, उस पर एक्शन हुआ, इंक्वायरी बैठ गई। अब सुरेश को गुस्सा आ गया, उसे लगा कि अब बदला लेना है, लेकिन उसे मालूम था कि मुकेश को वो फ़ोन करेगा तो वो कभी ना फ़ोन उठाएगा ना उससे मिलेगा। तो उसने फिर अपने एक कज़न को तैयार किया और 31 दिसंबर को फ़ोन किया मुकेश चंद्राकर को कि भाई साल का आखिरी दिन है, चलो पार्टी करते हैं। मुकेश ने मना कर दिया, बोला मैं 31 को घर पे रहता हूँ। फिर 1 जनवरी को फ़ोन आया, बोला भाई चलो थोड़ा पार्टी कर लेते हैं, न्यू ईयर पहला दिन है, सब कुछ अच्छे से होगा। मुकेश को कहीं अंदाज़ा ही नहीं था कि इसके पीछे सुरेश है। उसके बाद वो पार्टी के बहाने उसे फार्म हाउस ले आया, 3-4 और लोग थे। वहाँ ले जाने के बाद उसे बुरी तरह मारा, तेज़ धार हथियार से काटा और फिर सेप्टिक टैंक में उसकी लाश डाल दी और उसके बाद सब भाग गए। उसमें से एक फिर लौटा, एक मजदूर को लेकर। उसने पूरा टैंक के इर्द गिर्द सीमेंटेड प्लास्टर करा दिया और उसके बाद भाग गया। सुरेश को भी मालूम था कि उसे ढूंढा जाएगा, वो भी भाग गया। लेकिन उसके मोबाइल के लोकेशन के थ्रू आखिरकार जो बीजापुर पुलिस थी वो पहुंचती है हैदराबाद और सुरेश को गिरफ्तार कर वापस ले आती है। सुरेश इस वक्त कस्टडी में है। इस सिलसिले में 4 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन उस इलाके के हर जर्नलिस्ट को मुकेश चंद्राकर की मौत का एक सदमा है। उसकी वजह यह है, छोटी छोटी बातें होती हैं। जब हम दिल्ली से, हम जैसे लोग जर्नलिस्ट शूट पे जाते हैं, जैसे मैं कई बार गया हूँ उस बस्तर के इलाके में, तो हमारा एक सहारा होता है वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं। हमें बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि वहाँ इससे मिलना है, इससे बात करनी है, इसकी बाइट लेनी है। असली ज़मीन पर जो काम करते हैं, जो वहाँ लोकल जर्नलिस्ट होते हैं, वो बताते हैं आपको कहानी। तो ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट दिल्ली से जाते थे और गए, और उन्होंने मेन है चूँकि बस्तर ज़्यादा प्रभावित इलाका है नक्सल का, तो करके चले जाते थे। मुकेश चंद्राकर जब भी किसी ऐसे दिल्ली से गए जर्नलिस्ट की रिपोर्ट नेशनल टीवी पर देखता था या अखबार में पढ़ता था, तो उनके नंबर लेकर फ़ोन भी करता था और कहता था कि क्या आप बस्तर से आकर चले गए, असली रिपोर्टिंग अगर करनी है, असली आपको देखना है, तबाही, जुल्म और सितम, तो आप इधर भी आ जाइए।
बीजापुर की तरफ, तो बहुत सारे लोग बीजापुर भी गए, और जब जर्नलिस्ट जाते थे छोटी सी जगह, तो अब जैसे कहाँ ठहरेंगे, उसका घर हमेशा एक तरह से खुला होता था दिल्ली के पत्रकारों के लिए, उसके घर में ठहरने के लिए, खाने के लिए। कहता था आप चिंता ना करो, ये घर आप ही का है। अपने घर में रुकाता था और फिर पूरी रिपोर्टिंग में मदद करता था। NDTV, न्यूज़ 18, इन सब के लिए काम किया। फिर अपना चैनल चलाया जो उसका, और करीब 2 लाख सब्सक्राइबर हैं उस यूट्यूब चैनल पर। लेकिन उसकी ईमानदारी और बहादुरी के गुण वहाँ के हर एक लोग गाते हैं। बट अफसोस देखिए कि एक स्ट्रिंगर जिसकी ना सैलरी, जिसको ना सहूलियत, जो मैंने आपको शुरू में बताया कुछ नहीं, बस एक जुनून और एक धुन की सच्चाई को सामने लाना है। और ऐसी जगहों पर जहाँ एक तरफ नक्सल है, छोटी जगह, अब नक्सल की वजह से छत्तीसगढ़ को बहुत ज़्यादा ग्रांट मिलता है। सड़कें वड़कें इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वहाँ पे हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको आसानी से जल्दी पहुँचा जा सके। अक्सर अभी भी कुछ दिन पहले हुआ है हमला, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए। तो जब ये सारी सड़कें वड़कें होती हैं तो फिर करप्शन भी आता है, और छोटी जगह कौन देख रहा है। तो कई हज़ार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट वहाँ पे लगे हुए हैं, सड़कों वड़कों के ही सिर्फ, और उसमें ये करप्शन। तो इन करप्शन को हमारे आपके सामने कौन लाता है? मुकेश जैसा जर्नलिस्ट। और ऐसे ही करप्शन को सामने लाने की वजह से उसकी जान ले ली गई। सच में सलाम है मुकेश चंद्राकर जैसे जर्नलिस्ट को। काश हम लोग भी उसके जैसे बन पाते। पूरी क्राइम तक टीम और फैमिली की तरफ से मुकेश को श्रद्धांजलि, और हम दुआ करते हैं कि उसके घर वालों को, माँ बाप, भाई को ऊपर वाला सब्र दे, और तमाम जर्नलिस्ट को वैसे ही पत्रकार बनने की ताकत दे। थैंक यू सो मच।